नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी समर में उतरने के लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। सीएम योगी जहां पर सूबे में विकास के दम पर चुनावों में जाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर हैं। यहां से वो चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। सियासी दल चुनावों के लिए चाहे जितनी मशक्कत कर ले, मगर नेताओं के भाग्य का फैसला जनता ही करेगी। और इस बार का विधानसभा चुनाव तो कई सियासी दलों के लिए अग्निपथ साबित होने वाला है। आज हम आप लोगों को 22 के इसी अग्निपथ से जुड़ी कुछ सियासी हलचलों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका अदा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने आज बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में सीएम ने आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय में और भी ज्यादा बढ़ोतरी के संकेत दिए। कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब स्मार्टफोन से लैस होंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किया। इसके साथ ही नवजात बच्चों की वृद्धि का स्तर मापने के लिए प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को इन्फेंटोमीटर भी दिया गया। तकनीक के माध्यम से हम गांव में ही बैठे बैठे किस व्यक्ति को हमने मेडिसिन किट दी, वहीं पे उसका डाटा अपलोड किया, वो शासन में यहाँ पर ICCC में जिले के अंदर आ जाता, जिले के अंदर से हमारे पास आ जाता। अलग से दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी करता है, हमारे कार्य में पारदर्शिता भी लाता है और हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाता है। हमारे कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण 29 जनपदों 51 जनपदों में होना है, 29 जनपदों में आज हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा। दरअसल कार्यकर्त्री को स्मार्टफोन मुहैया कराने के पीछे सरकार का मकसद आंगनबाड़ी कार्यक्रमों को और पारदर्शी बनाना है। स्मार्टफोन से लैस होने के बाद बच्चों के पौष्टिकाहार और देखभाल समेत आंगनबाड़ी से संचालित होने वाली योजनाओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि डेटा रियल टाइम अपडेट होगा और सरकार को पता रहेगा कि कहां क्या स्थिति है। वहीं स्मार्टफोन की वजह से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस समय 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। याद करिए, आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले दिनों जो मानदेय बढ़ाया गया था वो परफॉर्मेंस आधारित था। आगे फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए कोरोना महामारी के दौरान उनके किए गए कार्यों को भी जमकर सराहा।
कि आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की। और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग पूरी तन्मयता के साथ आज अपना कार्य कर रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले विकास को हर पंक्ति में खड़े आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये स्मार्टफोन दिए हैं ताकि योजनाओं को प्रभावी तरीके से चलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी की सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी के बड़े अब घर घर जाकर सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में गोरखपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने घर घर जाकर लोगों को पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बताया। यूपी में 2022 में होने वाले चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। चाहे सपा हो या बसपा या फिर कांग्रेस, इन सभी ने चुनावों के लिए प्रचार का आगाज कर दिया है। वहीं बीजेपी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है। जनता तक अपनी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता घर घर जाकर लोगों को अपना काम बता रही हैं। 26 सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के इस घर घर अभियान को पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर पहुंचे। राज्य के अंदर सभी बूथों पर घर घर संपर्क की योजना बनाई है। 26 तारीख से लेकर मन की बात सुनने के बाद आदरणीय मोदी जी की जो लोकप्रिय मन की बात होती है उसको सुनने के बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ये घर घर संपर्क होगा। और 2 अक्टूबर को सभी बूथों पर या मंडल में इकाई तय करेगी किस किस स्थानों पर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त कहीं कहीं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यहां कालीबाड़ी मंदिर में मत्था टेककर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ जीत की कामना की। इसके बाद उन्होंने गीतानगर मंडल में घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया और बीजेपी की उपलब्धियों और योजनाओं का पत्रक बांटकर कामों के बारे में जानकारी दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोरखपुर के कालीबाड़ी के इलाके में पहुंचे थे और आप देखेंगे गीता प्रेस के पास पहुंच करके वो एक एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बाकायदे पंपलेट भी बांट रहे हैं, सरकार की उन योजनाओं के बारे में उन्हें बता रहे हैं और निश्चित रूप से उनसे बातचीत करके उनकी समस्या को भी सुनने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है। क्या बता रहे हैं लोगों के बीच आप पहुँच के? क्या कह रहे हैं? घर घर केंद्र सरकार, राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, ये घर घर लेकर जा रहे हैं और जनता का विश्वास जीतना है। क्या कह रही है जनता? जनता खुश, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि जिस तरीके से ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें पंपलेट दे रहे हैं। गोरखपुर के गीतानगर मंडल में लोगों के घर घर जाकर जनसंपर्क के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान लोगों ने अपने घरों से उन पर फूल भी बरसाए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लोगों को पंपलेट देने के साथ ही सरकार की योजनाओं की भी खुलकर जानकारी दी। उन्होंने जनता को बताया कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने विकास का कितना काम किया है। अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र देव ने घर के दरवाजे ही नहीं खटखटाए बल्कि दुकानों पर भी जा जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताईं। दरअसल बीजेपी यूपी में सीएम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जब भी बात यूपी के विकास की आती है तो मोदी और योगी दोनों का ही नाम लिया जाता है। गोरखपुर पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह ने गैस सब्सिडी और स्वच्छता अभियान को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की। आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि सभी लोग गरीबों के लिए सब्सिडी छोड़ दे, पूरा देश सब्सिडी छोड़ दिया और 400 करोड़ रुपया स्वच्छता में आया। समाज का है, सरकार का नहीं पैसा है। और आज सभी गरीबों को शौचालय मिला।
सभी गरीबों तक शौचालय पहुंच रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर समाज में यामन महात्मा गांधी ने कहा था वस्त्र विदेशी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अन्न छोड़ दो एक दिन, लोगों ने अन्न छोड़ दिया। देश के गौरव आदरणीय प्रधान सेवक देश का आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया और 400 करोड़ स्वच्छता अभियान में देशवासियों ने डाल दिया। यह है देश का आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। इसी कहते हैं 125 करोड़ देशवासी आदरणीय मोदी योगी के साथ 2 कदम आगे बढ़ा चुके हैं। पीएम मोदी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि मोदी और योगी जी ने पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया है। सपा क्या करे, बसपा क्या करे, विषय नहीं है। कुल मिलाकर हम लोग सत्ता बनाते हैं, एक सामाजिक आंदोलन में समाज में बने। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सरकार बनाए हैं राज्य के अंदर, देश के अंदर। तो आपको कल्पना होना चाहिए कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री जो भाषण दिया कश्मीर की धरती पर, न खाएंगे न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोनू दूंगा, वह आत्मा से निकली हुई आवाज। उसके बाद उन्होंने बैंक का अकाउंट खुलवाया। लोग नहीं समझे कि बैंक का खाता क्यों खुला है। यानी कहा जाए जो बड़े आदमियों के सम्मान की बात थी। लोग कहते थे इनके घर में गैस है, अरे बड़ा आदमी है। इसके घर में लाइट है, अरे बड़ा आदमी होगा। इसका बैंक का कार्ड है, अरे बड़ा आदमी होगा। वह सभी काम आदरणीय मोदी जी ने झोपड़पट्टी में रहने वाले उस गरीब के, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए अब बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारना शुरू कर दिया है। कभी सुनील बंसल तो कभी स्वतंत्र देव गोरखपुर पहुंचकर योगी के गढ़ को और मजबूत करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आज स्वतंत्र देव सिंह के गोरखपुर पहुंचने के बाद घर घर पहुंचकर सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया गया। तो आज स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर की सीता प्रेस इलाके में पहुंचे थे। घर को जो है लॉक किया और उनके लोगों को कंप्लेंट सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। स्वतंत्र देव सिंह की माने तो ये दिन बेहद खास है और जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता को पूरा समर्थन मिल रहा है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़। तो प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने दौरे के दूसरे दिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पार्टी विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यूपी की सियासत में 3 दशक से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में फिर से नई जान फूंकने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हर संभव कोशिश में जुटी है। इसके लिए वो लगातार यूपी के दौरे कर रही हैं। फिलहाल वो 5 दिन की यूपी के दौरे पर है। यूपी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए वो लगातार बैठकें कर रही हैं। वहीं योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विपक्षी दल के नेता के तौर पर प्रियंका गांधी हर तरीका अपना रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रियंका गांधी की ये कोशिशें असर दिखा पाएगी और क्या कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन पाएगा? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी 2022 को लेकर के 5 दिवसीय दौरे के चलते आज लखनऊ में मौजूद हैं और जो बैठकों का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं लगातार अंदर चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शीला कौल निवास पर, जहां पर सुबह से ही लगातार बैठक चल रही है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर। जिस तरीके से पार्टी की स्थिति चल रही है, लगातार अंदर बैठकें चल रही हैं। अगर हम बात करें तो पदाधिकारियों से भी लगातार वो बातें कर रही हैं, किस तरीके से आगे इलेक्शंस की रणनीति तैयार होनी है उस पर भी बात कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं। और साथ ही अगर हम बात करें प्रतिज्ञा यात्रा की तो उसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर से जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो शुरू होने वाली है। अपने इस 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी यूपी के लिए प्रचार का आगाज करेंगी। इतना ही नहीं, वो सूबे में वाराणसी, आगरा और प्रयागराज में रैली कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। लेकिन इन रैलियों से पहले उन्होंने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया। 2022 के चुनाव को लेकर हुई बैठकों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, धीरज गुजर, आराधना मिश्रा मौजूद रहे।
इस बैठक में चुनाव को लेकर तो चर्चा हुई ही, साथ में प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। लखनऊ के कॉल हाउस में ये बैठक हुई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी 2022 को लेकर के अपने 5 दिवसीय दौरे पर हैं। कल वो लखनऊ पहुंची है और आज लगातार बैठकों का जो दौरा है वो चल रहा है। शीला कौल निवास पर घंटों मीटिंग चल रही है, जहां पर बहुत कुछ निकल के आया है। कह सकते हैं कि आगामी जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसके बारे में डिस्कशंस हुए हैं, रोड मैप तैयार हुए हैं, कौन से पदाधिकारियों को कौन सी ड्यूटी अलॉट करनी है ये सब भी तय हुआ है। और जो 107 सीटों पर जो टिकट वितरण है उसके बारे में भी तमाम चर्चा हुई है। शीला कौल निवास पर तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू भी मौजूद रहे, आराधना मिश्रा मोना भी मौजूद रही, उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने भी बताया है कि अभी फिलहाल जो कांग्रेस का अस्तित्व है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दौरा कर रही हैं। और प्रदेश में कांग्रेस को पुराना मुकाम दिलाने की खातिर बड़े अभियान में लगी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को करीब 2 हफ्ते के अंतराल पर फिर लखनऊ पहुंची थी। 5 दिन के यूपी प्रवास पर उन्होंने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपनी जनसभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ चर्चा की, जिसमें उनके गोरखपुर और अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। यूपी में प्रियंका गांधी के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी है वो है पार्टी में अंदर खाने में चल रही गुटबाजी। इसी गुटबाजी के चलते कुछ दिन पहले औरंगाबाद घराने के दिग्गज नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। हालांकि प्रियंका गांधी के आने से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि यूपी में अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जो थे वो पार्टी छोड़कर या दूसरे दल का शोभा बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो पार्टी की गुटबाजी के चलते इस्तीफा दे गए हैं। हालांकि प्रियंका यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की कोशिश में है और इसीलिए वो मैराथन बैठ कर नेताओं को जीत का मंत्र दे रही हैं। कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा है और 107 सीटों पर जो टिकट वितरण है उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट 9 अक्टूबर को होना है। तो लगातार ये जो दौरे हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है जो अपना वजूद खो चुकी थी वो वापस पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो मेहनत है प्रियंका गांधी वाड्रा की वो 2022 के चुनाव में क्या रंग लाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समीश के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के। तो 25 सितंबर को प्रयागराज में ओवैसी की एक रैली हुई थी और इस रैली में अतीक अहमद की पत्नी और बेटा भी शामिल हुआ था। इस रैली का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अहमद का बेटा अली अहमद योगी सरकार के अधिकारियों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। तो सुना आप लोगों ने, योगी सरकार के अधिकारियों को खुलेआम मंच से धमकी देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि माफिया अतीक का बेटा है। इसके पिता जेल में बंद हैं और योगी सरकार माफिया अतीक की काली कमाई से तैयार मकानों को जमींदोज कर रही है। लेकिन माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद योगी सरकार के अधिकारियों को एक रैली में खुलेआम धमकी दे रहा है। अली अहमद ने शायराना अंदाज में अधिकारियों और सरकार को धमकाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे घर को तोड़ा है और अब हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं। हमारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। समय आने पर घर गिराने वाले अधिकारियों से एक एक ईंट वापस लगवाएंगे। अब जरा आप लोग प्रयागराज की रैली में दिए गए इस बयान को पूरा सुनिए। ये तारीख गवाह है खुद में कि हमारे वालिद जब से विधायक बने तब से किसी दंगे ने किसी के घर को जलाया नहीं।
आखिर जब घर जलाना हुआ तो सबसे पहले हमारा घर जलाया, हमारा घर तोड़ा, हमारा घर पूरा तोड़ के एक कर दिया। और ये तोड़ के ये हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा, लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर के जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है, मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर है, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। माफिया अतीक के बेटे अली का धमकी भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अतीक के समर्थक धमकी वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो 25 सितंबर का है, जब प्रयागराज के मजीदिया इस्लामिया कॉलेज मैदान में ओवैसी के साथ मंच पर ये भाषण दिया गया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव एआईएमआई के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इस बीच ओवैसी ने बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के कानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रविवार को कानपुर के जाजमऊ रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने यह ऐलान किया। फिलहाल मामले में अब अतीक अहमद के बेटे पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रयागराज से संदीप तिवारी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।